everyone, Namaste, welcome back to HCC by Harsha Daswani. So first of all, thank you very much. I have almost achieved 250 plus views for my first video and coming to my second video now. Welcome everyone. So now the today's topic is cash flow statements. Before coming to today's topic, let us give a quick revision for the first topic, analysis of financial statement, where we analyze the financial statements. जहाँ पे मैंने तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये बताया था, उसके टूल्स टेक्निक्स कौन से होते हैं ये बताया था, उसके सिग्निफिकेंट यूजर्स कौन है, उसके लिमिटेशंस क्या है, मैंने ये एक्सप्लेन किया था, राइट। अगर तुम लोगों को नहीं पता है, भूल गए हो या नहीं देखा है, काइंडली गो बैक टू माय फर्स्ट वीडियो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। ओके, सो मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में ये बताया था कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए वी हैव टोटल 4 टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ दी स्टेटमेंट्स। ठीक है, 4 टूल्स एंड टेक्निक्स। मैंने एक्चुअली फर्स्ट वीडियो में तुमको 5 टूल्स टेक्निक्स बताए हैं। मैंने ये भी कहा था कि सीबीएसई बोर्ड में 4 टूल्स एंड टेक्निक्स 12th स्टैंडर्ड के ग्रेड के स्टूडेंट्स को काम आएंगे। सो वो 5 के टेक्निक्स ये थे। क्विक रिविजन, इट इज अकाउंटिंग रेशियोज, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। मैंने तभी बता दिया था कि हम सेकेंड वीडियो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बनाएंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ एज यू सी द टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, द टॉपिक कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स। सो कैश, व्हाट डू यू मीन बाय कैश स्टूडेंट्स? हमारी लैंग्वेज में हम कैश को क्या बोलते हैं? मनी। यस, Still all money is cash, या हम बोल सकते हैं रोकड़ा, राइट, नगद। जो कैश हमारे फॉर्म में, हार्ड कैश के फॉर्म में होती है, जो नोट हम कड़क कड़क दिखते हैं, 500 की नोट, 2000 की नोट, वो हमारी कैश होती है। ठीक है, सो हम इस कैश के फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं ये चैप्टर में। सो बेसिकली व्हाट इज फ्लो? द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फ्लो एंड द थर्ड पार्ट इज स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट होता है स्टेटमेंट, जहाँ पे हम किसी भी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्टेटमेंट होता है जहाँ हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होते हैं। सेम वे, so statement is a statement where some particular things are recorded or particular elements are recorded in it. ठीक है, सो दिस इज स्टेटमेंट। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो समझना है फ्लो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो? फ्लो, कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ बह रहा है। यहाँ पे किसके बहने की बात हो रही है, किसके चलने की बात हो रही है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट कैश, कैश के फ्लो की बात कर रहे हैं। सो फ्लो क्या होता है बेसिकली? या तो वो चल रहा है, मतलब अगर मुझे पानी का फ्लो आ रहा है, पानी का फ्लो जा रहा है, दैट मींस या तो पानी आ रहा है या तो पानी जा रहा है। वैसे ही कैश का होता है, कैश या तो आ रहा है या तो कैश जा रहा है। सो बेसिकली जो आ रहा है या जो जा रहा है हम उसको बोलते हैं कैश इन फ्लो, व्हेन कैश इज कमिंग टू अस। जब कैश का फ्लो हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कैश इन फ्लो। जब कैश का फ्लो हमारी तरफ से जा रहा है, when cash is getting out of from our hands for some other reason, उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं outflow. So basically हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी जो भी नगद है, हमारा जो भी रोकड़ा है, उसका फ्लो कैसे हो रहा है, वो कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये समझते हैं। बेसिकली अगर तुम लोगों को पता है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, दैट इज ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज इश्यूड सम बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तुम लोगों को पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आगे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना बाकी है। ठीक है, सो अकाउंट द स्टैंडर्ड्स or the set of rules or policies related to accounting of any firm or businesses to be followed
are set by ICAI, Institute of Chartered Accountancy of India. इन लोगों ने कुछ रूल्स, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स बना के रखे हैं अलग अलग एरियाज की अकाउंटिंग के लिए, जहां वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मैंडेटरीली फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन रिलेटेड टू देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्म, जहां पे जो जो एप्लीकेबल है वहां पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली यूज करने आना चाहिए एंड करना चाहिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICAI. डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लेक्चर मैं एक बार श्योरली ले आऊंगी यहाँ पे. तो फर्स्ट कनेक्टिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, it is also known as AS3. It is related to cash flow statements. So accounting standard 3 बताता है कि cash flow statements बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, कैसे बनाने हैं. अब तुम लोग एक बात समझो, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो पता होगा, तब हम कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इजीली कवर कर सकते हैं अपने टॉपिक को लेके. अगर तुम समझ लो, हमने एक स्टेटमेंट तो देखा है यहाँ पे, जैसे अगर हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो जब हम पता है कि हम डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम लिखते हैं, या स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या हम वर्टिकल फॉर्म में भी बनाते हैं, राइट. तो बेसिकली जो आगे के स्टेटमेंट, जब भी स्टेटमेंट बनता है वो वर्टिकल फॉर्म में ही प्रोबेबली बनता है, ठीक है. सो जब मैं बात कर रही हूँ स्टेटमेंट की, टेक फॉर एन एग्जांपल कि ये मैंने स्टेटमेंट बना दिया, ये वर्टिकल फॉर्म है, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ सारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो है मैं लिखते जा रही हूँ, जो जैसे आ रहा है मैं बस ऐसे लिखते जा रही हूँ. Who will read this statement? Now I have made my cash flow statement. I say this is my cash flow statement. अब तुम पढ़ लो, तुम एनालाइज कर लो, तुमको जो करना है तुम कर लो. ये कौन राम कथा पढ़ने वाला है भाई? तुम बोलो ये कौन सी राम कथा दे रहे हो, राइट. सो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसको इजीली समझने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कुछ डिनोशंस दिए, कुछ सेट्स दिए, जिससे अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना थोड़ा इजी भी हो गया, उसको समझना इजी हो गया. क्यों समझना इजी होना चाहिए? बॉस डोंट फॉरगेट, दिस इज अ टूल और टेक्निक टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है इसके थ्रू और यही समझना डिफिकल्ट है, तो हम बोलेंगे छोड़ो भाई, किसको करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, छोड़ दो, ये कंपनी हमसे झेपी नहीं जाएगी, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस राम कथा इज मेड, राइट. नाउ आई टेल यू कि ये पढ़ो या ये पढ़ो या ये पढ़ो. इतना लंबा तो 3-4 पेज का स्टेटमेंट कोई नहीं पढ़ने वाला. बेसिक से बेसिक स्टेटमेंट, कम से कम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी 3-4 पेज का स्टेटमेंट तो बनना ही है. अब ये जो 3-4 पेज का स्टेटमेंट बनेगा, उसको कैसे इजी बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेटमेंट की जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बात की, तो उन्होंने बोला ये जो इतनी राम कथा तुम लिख रहे हो, इसको तुम लोग कुछ एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दो. अब ये एक्टिविटीज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है? पहली बात, अंडरस्टैंड दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट सम thing which is very much important to live this life, right? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? Are we smuggling for this cash? We need to prove that we are not smuggling, right? We need to give a proof कि this cash is earned from a right source or this cash is spent on a right source. तो ये कैश सही जगह पे यूज हो रही है या सही जगह से आ रही है, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, राइट. तो इसका मतलब तो ये है कि किसी ने तो तुमको झाड़ से पैसे निकाल के नहीं दिए, किसी पेड़ से तो तुम लोग पैसे ले नहीं आए. हाँ, एक ही पॉसिबल है कि किसी ने तुमको गिफ्ट की, या नाना है, दादा है, दादी आई, ये सब कैश में तुमको गिफ्ट मिल गई. कितना ही मिलेगा? 500, 1000, 1000, 10,000, 15,000, राइट. बेसिकली जब हम कैश फ्लो बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वो लैक्स एंड क्रोर्स में जाते हैं, राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड और वी नीड टू एक्सप्लेन दिस कि ये कैश आई कहाँ से. So obvious सी बात है, it's very obvious whatever cash we are showing into business, this is always gained from some activity or it is used in some activity. What activity?
कहीं पे तमाशा करके आए, डांस करके आए और पैसा आ गया? नो, ऐसा नहीं है। कहीं पे हम लोग कोई शो करके आ गए, लाफ्टर चैलेंज दिखा के आ गए, पैसा आ गया? नो। हियर एक्टिविटी रेफर्स टू योर बिजनेस एक्टिविटी। बेसिकली जहां से, जिस एक्टिविटी से तुम्हारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, मे बी दैट इज योर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटी, बट दैट इज इम्पैक्टिंग योर बिजनेस, दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, हियर आई एम रेफरिंग टू दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे ICAI ने बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के थ्रू कि हमको ये एक्टिविटीज को बाइफरकेट करना चाहिए। ठीक है, सो ये बाइफरकेट कैसे होगा ये हम आगे बताएंगे। सो एक शॉर्ट में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन देख लेंगे। सो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का जब हम फ्लो दिखाते हैं वो स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अब तुम बोलोगे भाई मैम अब तो आपने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश ही दिखाता है, तो हाँ मैं भी बोल रही हूँ कि वो कैश दिखाता है। द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज नेक्स्ट पॉसिबल कैश या नेक्स्ट पॉसिबल वे टू कन्वर्ट योर कैश, टू कन्वर्ट योर असेट इनटू कैश, उसको हम कैश इक्विवेलेंस बोलते हैं। टेक फॉर एन एग्जांपल, गूगल पे तुम्हारा कैश इक्विवेलेंट है? सोच लो, ऑब्वियसली है। टेक फॉर एन एग्जांपल, आज तुम लोग स्कूल जाते हो और स्कूल में तुमको सडनली किसी चीज के पेमेंट करनी पड़ती है। अब तुम बोलोगे मैम हम तो कैश ले नहीं आए, हमको स्कूल में हम पैसे कहाँ से भरेंगे, हम कल पे करेंगे, हमारे घर वाले कल पे कर देंगे। बट अगर उसको क्विकली पे करना है तो तुम घर वालों से कैश की जगह पे, अब घर वाले अगर नहीं पहुंच सकते तो हम घर वालों से कैश की जगह पे रिप्लेसमेंट करते हैं, यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर देते हैं या बैंक के थ्रू इमीडिएट ट्रांसफर देते हैं। एंड स्कूल वाले उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली विड्रॉ करके अगर उनको कैश में नहीं रहते, राइट? सो दैट इज कैश इक्विवेलेंट। सो बेसिकली कैश इक्विवेलेंट इज नोन एज व्हाट इज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ कैश, और वी कैन से ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू कैश, जो इमीडिएट कैश के बाद आता है, जो कैश की जगह रिप्लेस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम ऐसे बोल सकते हैं, कैश एट बैंक। अगर तुम्हारे बैंक में पहले से कैश पड़े हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट है ना, राइट? क्योंकि जब चाहिए हम विड्रॉ कर सकते हैं। तुम बोलोगे आधी रात को चाहिए तो ऑब्वियसली हम एटीएम से जाके विड्रॉ करते हैं, राइट? आजकल तो कोई एटीएम भी नहीं जाता, आस पड़ोस वालों के साथ हम एक्सचेंज करते हैं, मैं तुमको जीपे करती हूँ तुम मुझे कैश दे दो। सो दैट इज कैश इक्विवेलेंट, तुमने इमीडिएटली अपने नॉन कैश को कैश में कन्वर्ट किया है, राइट? हम बोल सकते हैं हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, राइट? सो ये बेसिकली ये होते हैं कि जो इमीडिएट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तुम बोलोगे मैम इन्वेस्टमेंट है तो ये तो हमारा फिक्स टर्म एसेट हो गया, बट मार्केटेबल मतलब जिसको हम शॉर्ट टाइम में मार्केट में सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, which means it is a short term investment। हम जब चाहें उसको रिप्लेस करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे मैम स्टॉक इन ट्रेड भी फिर कैश इक्विवेलेंट होता है? नो स्टूडेंट, स्टॉक इन ट्रेड कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, क्योंकि हम इसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं है कि तुमको कैश की जरूरत है, तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर गुड है और तुम मार्केट में सेल करने चले गए। सेल होना होता तो पहले से सेल होके कैश होके बैठा होता ना। So any goods cannot be sold in the market instantly until and unless there are few exceptions to the law। जब भी तुम्हारे पास कुछ goods हैं, they take some time to be sold। हम कभी भी goods ऐसे immediate basis पे सेल करेंगे? आज क्या if you have a shop, क्या भरोसा पूरे दिन में तुम 100 प्रोडक्ट सेल कर दो? ऐसा भी पॉसिबल है? तुमने कभी शॉपकीपर से सुना होगा सुबह से तो आज कस्टमर आया ही नहीं, कस्टमर आया पर कुछ लिया नहीं। सो ये भी एक पॉइंट होता है जिसको स्टॉक इन ट्रेड को हम इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको कैश इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करते। सो आई बिलीव कि यहाँ तक तुम्हारा टॉपिक क्लियर है, तुमको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। सो दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, like what is considered under cash flow statement, that is it shows the flow. Flow means inflow and outflow of your cash and cash equivalents in a statement over a period of time, over a period of time or for a period of
सम अकाउंटिंग ईयर तुम बोल सकते हो। ऑब्वियसली जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मैंने आई गेस लास्ट वीडियो में भी ये बताया है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन नेक्स्ट 31st मार्च। सो अगर 1 अप्रैल 23 को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो इसका खत्म होगा 2024 को। सो ये होता है फाइनेंशियल ईयर। तो ये पूरे साल का जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा कैश फ्लो, जहाँ पे हमने कैश के इनफ्लो आउटफ्लो मेंशन किए हैं उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो हम अब तक समझ चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नीचे आता है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय ICAI। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कि मैंने तुमको बताया कि ICAI ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बोला है कि वो बोरिंग सी रामकथा नहीं बनानी है जिससे लोग परेशान हो जाए, अपना इंटरेस्ट लूज करके। सो व्हाट वी प्रेफर इज कन्वर्टिंग दीज एक्टिविटीज इनटू 3 पार्ट्स। ओके, अभी मैंने जस्ट बात की थी एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना। ये एक्टिविटीज मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट सेड वी आर नॉट स्मगलिंग मनी, वी आर नॉट डूइंग एनी मनी लॉन्ड्रिंग, वी आर नॉट just getting money from somewhere where there is no trade or where there is no activity. So basically it is all related to your business activities and business activities are bifurcated into few parts in cash flow statement. So ये activities जो ICAI ने बताई है जिसमें हमको अपने कैश फ्लो को कन्वर्ट करना होता है, ये एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, investing activities and financing activities. Okay, so 3 activities we can talk about is operating activities, investing activities and financing activities. Now what is operating activity, what is investing activity, what is financing activity? Before that let me go back to the previous video so that you can connect both the chapters. If you remember, मैंने तुम लोग को उसके significant uses करवाए थे, मैंने उसका importance करवाया है, उसके limitations करवाए हैं। CBSE students, grade 12 students, remember this chapter has a compulsory weightage of 6 marks in your exam for sure. ठीक है, 6 मार्क का ये एग्जाम में आता है, बहुत इजी चैप्टर है अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ के करते हो तो। इसके अपार्ट 2-3 मार्क की थ्योरी भी आ जाती है इसके ऊपर, कुछ MCQs से रिलेटेड या कुछ क्लासिफिकेशन रिलेटेड ऑब्वियसली आता है, बट 6 मार्क का सम आना बहुत कंपलसरी है ये चैप्टर के ऊपर एंड इट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर वेयर यू कैन स्कोर इजीली इफ यू पीपल डू इट वेल। सो बी इट एनी टाइप ऑफ टूल और टेक्निक, ठीक है, थोड़े बहुत एडवांटेजेस प्लस माइनस हो जाते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, बट जो कॉमन एडवांटेजेस है, जो कॉमन सिग्निफिकेंट यूजर्स है, जो कॉमन लिमिटेशंस है वो सब सेम रहेंगे, बिकॉज है तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही ना, राइट। सो बार बार हर चैप्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक बार थ्योरी रीड किया या मेरा फर्स्ट वीडियो जो तुम देखते हो उसमें जो है वो हर एनालिसिस पे सूट करेगा, हर टेक्निक पे सूट करेगा। मे बी इट इज अकाउंटिंग रेशियो, मे बी इट इज कैश फ्लो, मे बी इट इज ट्रेंड एनालिसिस, मे बी इट इज कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। Basic advantages remain same for each and every tools and techniques. सिर्फ फर्क ये होता है कि अगर कोई केस स्टडी दी है तो तुमको एनालाइज करना है कि ये केस स्टडी में कौन सी वाली टूल टेक्निक यूज करने के लिए कही गई है, ठीक है। बेसिक एडवांटेजेस सब कॉमन रहेंगे, सो डोंट गेट इनटू डेप्थ ऑल द टाइम कि अब इसके ये चैप्टर का पढ़ लिया, अभी ये चैप्टर का पढ़ना है। एक ही बार में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एडवांटेजेस लिमिटेशंस कर लेते हो तो समझ लो तुम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट कवर किया है, बाकी सब में तुम लोग न्यूमेरिकल्स पे डाइव इन कर सकते हो, ठीक है। सो कमिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो बेसिकली ऑपरेटिंग से ही पता चलता है कि इट इज टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। So whatever revenue, there is a source of we can say generating revenue from business activities या business operations, वो activities को हम operating activities में डालते हैं। So जहाँ पे भी हमारे business से related कोई activity, हमारे business से के trade से related कोई activity हो रही है, जहाँ पे हम हमारा amount use कर रहे हैं या
जहां से अमाउंट आ रहा है या हमारी इनकम जिस एक्टिविटी से जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टेक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई से सेल ऑफ गुड्स। अब मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ? गुड्स सेल करने के लिए कर रही हूँ, राइट? तो मैं कोई भी गुड्स सेल करूंगी उससे मेरा इनकम जनरेट होगा, राइट? तो मेरे गुड्स जा रहे हैं बट मेरे पास इनकम आ रही है, मतलब कैश आ रहा है। चाहे कैश पे सेंड करूं चाहे चेक पे सेंड करूं, कैश एट बैंक भी हमारा कैश इक्विवेलेंट होता है जो यहाँ जो यहाँ पे ऑब्वियसली काउंट होगा, ठीक है? सो सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000। सो गुड्स आर रिलेटेड टू माई बिजनेस। मेरा बिजनेस ही है कि गुड्स बेचने हैं। मेरी किराने की दुकान है, आई हैव अ प्रोविजन स्टोर, आई हैव अ ग्रोसरी स्टोर, एंड इफ आई सेल दिस ग्रोसरी और एनी प्रोविजन आइटम for some XYZ amount, and this XYZ amount I'm getting in cash or maybe bank, that is my cash flow coming in the form of cash or cash equivalent. That cash flow is related to operating activity, क्योंकि वहाँ पे मैंने बिजनेस का ट्रेड किया है, यहाँ पे मैंने बिजनेस की एक्टिविटी की है जिसके वजह से ये पैसे मेरे पास आए हैं। If I say paid सैलरीज या वेजेस बोल दो टू वर्कर्स और एम्प्लॉइज। अब ये वर्कर्स और एम्प्लॉइज क्यों आते होंगे मेरे पास? यहाँ पे मेरे घर आराम करे आएंगे? ऑब्वियसली नो। जब मैंने कोई एम्प्लॉय अपॉइंट किया है, मैंने कोई वर्कर अपॉइंट किया है, मतलब मेरे फील्ड पे कुछ काम है, मतलब मेरे पास कोई ना कोई बिजनेस में काम है और वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई हेल्प देते हैं, उसके अगेंस्ट दे चार्ज मी सैलरी और वेजेस। So they are doing my business का work. They are helping me in completing my business task. They are helping me to complete my business activity. So this expense, यहाँ पे मेरा कैश बाहर जा रहा है. So यहाँ पे this expense is stated as cash outflow. And ये cash outflow जो है ये operating में जाएगा because यहाँ पे business की activity के पैसे दिए जा रहे हैं. I hope I am clear. Good. So coming to the investing activity. Now basically investing activity क्या होता है? जो मेरे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अब हम इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? ओनली स्टॉक मार्केट? नो। परचेज ऑफ ऑल योर फिक्स्ड एसेट्स यू कैन से, ठीक है? जब हम परचेज भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, सिर्फ परचेज के लिए हमारी कैश फ्लो नहीं होती। सो सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट हियर आई मीन with fixed investment students. non current, तुम लोग वर्ड ध्यान से रीड करो। non current means which is not current, which is not current means which is fixed, क्योंकि बेसिकली दो टाइप के एसेट होते हैं, राइट? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। तो ये सिर्फ हमारी जेनजी वाली इंग्लिश है जहां हम फिक्स्ड को नॉन करंट वर्ड बोल देते हैं, ठीक है? सो करंट एंड नॉन करंट, करंट इज करंट, नॉन करंट इज फिक्स्ड, ठीक है? सो जहां पे हमारा फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड सेल और परचेजेस होता है, जहां पे हमारा सेल और परचेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड होता है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स वी कैन से इफ आई से आई सोल्ड अ फर्नीचर, मे बी हमारे शॉप पे, मेरे ये जो ग्रोसरी स्टोर है, मेरी जो प्रोविजन स्टोर है, वहां पे मेरे पास फर्नीचर था जो आउटडेटेड हो गया था, खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, एंड आई हैव टू सेल दैट, राइट? सो सोल्ड अ फर्नीचर, वो मेरा एक टाइप का असेट था जो मेरी बैलेंस शीट में दिखता था। दैट वाज अ फिक्स्ड असेट, वो मैंने लॉन्ग टाइम से यूज कर रही थी। अब मैंने वो सेल कर दी 500 में, 1000 में, 10,000 में, डिपेंड्स ऑन व्हाट वेटेज दैट फर्नीचर हैड। तो ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट है जो बाहर जा रही है, जो मैं कैंसिल कर रही हूँ और उसके लिए मेरे पास पैसे आ रहे हैं। सो दिस इज अगेन माय कैश इनफ्लो। अब तुम यहाँ पे देखो, मैंने एक आउटफ्लो का एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने इनफ्लो, सो दैट तुम लोगों को समझ आए कि आउटफ्लो कब बोलते हैं, इनफ्लो कब बोलते हैं। जहां से हमको पैसे आते हैं वो हमारा सोर्सेस ऑफ फंड रहता है, जहां से पैसे जा रहे हैं यहाँ पे हमारा एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स होता है। जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स, बेसिकली उनके चैप्टर का नाम होता है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। वहां पे फंड्स की बात करते हैं जो हायर लेवल पे। एक बार मैं उस पर भी कंटिन्यूड वीडियो बनाऊंगी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फाइन लाइन डिफरेंसेस हैं वो क्या होती हैं, ठीक है? सो
बेसिकली हमको यहाँ समझना है हमारे सोर्सेस ऑफ कैश क्या है, हमारे एप्लीकेशंस ऑफ कैश क्या है, मतलब मेरे कैश कहाँ से आ रही है। ओके, तो इसीलिए मैंने ये अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं सो दैट तुमको इनफ्लो मतलब हमारे सोर्सेस क्या है, ये हमारा सोर्स है, मैं मेरा फर्नीचर सेल कर रही हूँ वहां से पैसे आ रहे हैं, तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनफ्लो है। यहाँ पे मैं अपना एप्लीकेशन, मैंने ये जो इनफ्लो आया है ये मैं कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, मेरे फंड्स को, मेरे कैश को, उसको आउटफ्लो का एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, सो जब भी मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात करती हूँ या नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करती हूँ, वहां पे हम बोलते हैं ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट वन फॉर टुडे, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस मतलब क्या, देखो अब फाइनेंस मतलब अगर जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने फंड्स पे करूंगी, बट मैं पूरा बिजनेस अपने फंड्स पे करूंगी ये श्योर भी नहीं होता और ये पॉसिबल भी नहीं होता। हर टाइप के बिजनेस को थोड़ा बहुत तो लोन लेना पड़ता है जिसको हम बोरोविंग्स बोलते हैं। सो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी रेफर्स टू लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। सो बेसिकली दिस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और माय फंड्स, जो भी सोर्सेस, जो मैंने खुद का कैपिटल, ओन्ड कैपिटल जो है उसको मैं फाइनेंसिंग में क्लासिफाई करती हूँ, जिसके वजह से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो पाता है और कंटिन्यूड रहता है at the times when I am not able to cope up with my working capital और operating capital। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंस हैं, जो भी हमारे इनकम्स हैं, वो या जो भी फ्लो इन आ रहा है या जा रहा है जो रिलेटेड टू दिस आइटम्स होते हैं, उसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। टेक अ स्मॉल एग्जांपल, इफ आई से वी हैव ऑलरेडी लाइक मेरी कंपनी है जो पब्लिक के पैसों पे चल रही है, दैट इज शेयर कैपिटल पे। ये तो तुम लोगों ने सुना होगा ना, शेयर कैपिटल, राइट। सो जब मैं शेयर कैपिटल के इशू करके अपनी कंपनी चला रही हूँ तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मुझे एक अमाउंट पे करना पड़ता है हर साल। अगर मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ और कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो होता है डिविडेंड। सो व्हेन आई से डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, तो मैं मेरा पैसा पे कर रही हूँ, प्रॉफिट का एक शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि मैं उनका पैसा यूज कर रही हूँ तो इनडायरेक्टली मैं उसका इंटरेस्ट दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मेरा पैसा बाहर जा रहा है, सो ऑब्वियसली दैट इज कैश आउटफ्लो। ठीक है, बट ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये है फाइनेंसिंग, क्योंकि शेयर कैपिटल मेरी कंपनी को फाइनेंस करता है। उस फाइनेंसिंग के ऊपर जो भी मैं खर्चा करूंगी, मैं भी डिविडेंड पे करती हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करती हूँ, या मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रीपे कर देती हूँ, लोन रीपे कर देती हूँ। सो वहां पे मेरे पैसे जब जब जाएंगे उसको मैं बोलूंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तुम बोलोगे इसमें सिर्फ आउटफ्लो होता है क्या? नहीं, आउटफ्लो नहीं, पहले इनफ्लो होता है। अमाउंट प्रोसीड्स रिसीव्ड या प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल, मतलब मैंने शेयर्स इशू किए, शेयर सेल किए मार्केट में, उससे जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है वो मेरा इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब तुम बोलोगे फिर मैं यहाँ पे शेयर्स नहीं खरीद सकती क्या? सी यू अंडरस्टैंड कि यहाँ दोनों में क्या फर्क है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। जब तुम किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो अपनी सेविंग्स के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट जब तुम खुद की कंपनी के लिए शेयर्स इशू कर रहे हो मार्केट में, या खुद की कंपनी के जैसे रेडीमेबल शेयर्स वगैरह होते हैं, तुमने बीएस में पढ़ा होगा, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या रेडीमेबल डिबेंचर्स, तो वो तुम इशू कर चुके होते हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुमको वो खरीद लेना होता है पब्लिक से वापस, और उसके पैसे रीपे करने होते हैं रिडीमेबल के। उस टाइम पे वो फाइनेंसिंग में आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे फाइनेंस से रिलेटेड था, वो तुम्हारी लायबिलिटी में दिख रहा था। आया समझ में? हम इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनी के शेयर्स में, तब वो इन्वेस्टिंग होता है, बट हमारे खुद के शेयर्स से रिलेटेड, खुद के डिबेंचर्स, खुद के बोरोइंग से रिलेटेड होता है, वो होता है फाइनेंसिंग। अगर हम लॉन्ग टर्म लोन्स किसी को दे रहे हैं तो तुम बोलोगे वो फाइनेंशियल आउटफ्लो है। नो, वो इन्वेस्टिंग है। तुम इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, अपना फिक्स डिपॉजिट के जैसे पैसे दे रहे हो किसी को लोन बना के, और उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। बट फाइनेंसिंग जब तुम लोन किसी से लेते हो अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए, उस टाइम पे आता है फाइनेंसिंग। So I hope you are clear with what is cash inflow, what is cash outflow, how these activities are divided. Students understand this.
अगर तुमको ये क्लियरली समझ जाता है कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, trust me, this is the easiest chapter that you can score. and मिनिमम 6 मार्क का सम तो आना ही है और 2-3 मार्क का थ्योरी या एमसीक्यू वगैरह कवर करके मिनिमम 8-9-10 मार्क के आसपास तुम्हारा ये चैप्टर में कवर हो जाता है. Imagine students 80 में से 10 मार्क easily covered, grade 12 students specially for you. So how easy that chapter is and how important the chapter is to just gain. So thank you so much for today. Keep waiting for the next video where I will be continuing with actual examples of classification between operating, investing and financing activities. Bye bye all. Take care. Do subscribe, like and share. Thank you so much. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.